नमस्ते बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका कौशल्या राजपुरोहित और आज हम देखेंगे हमारा अभ्यास पाठ 10 हवा चली का। तो हमने हमारे पिछले वीडियो में हमारी कविता सुनी और उसका मतलब जाना और अब हम देखेंगे इसका अभ्यास। ठीक है, तो हमारी कविता है हवा चली का। पहला प्रश्न, सही उत्तर के सामने टिक लगाइए। कविता के आधार पर हवा में क्या नहीं है? चंचलता, स्थिरता, अस्थिरता। कविता में क्या नहीं है? चंचलता नहीं है, स्थिरता नहीं है, अस्थिरता नहीं है। कवि के हिसाब से या आधार पे कविता के हिसाब से उसमें नहीं है स्थिरता, वह एक जगह रुक नहीं सकती। हवा किसको पुकारती है? गुबार को, बहार को, पहाड़ को। हवा किसे पुकारती है? हवा गुबार को पुकारती है। हवा कुछ देर के लिए कहीं भटक जाती है, यानी उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो क्या होता है? जब हवा की मात्रा कम हो जाती है तब क्या हो जाता है? खलबली मच जाती है। ठीक है ना? तो कविता के आधार पर हवा में क्या नहीं है? स्थिरता नहीं है। हवा किसको पुकारती है? गुबार को। हवा कुछ देर के लिए कहीं भटक जाती है, यानी उसकी मात्रा कम हो जाती है का क्या अर्थ है? खलबली मच जाती है। अब हम देखेंगे हमारे प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, हवा कहीं बुरी कहीं भली से कवि क्या कहना चाहते हैं? हमारी कविता में हमारे कवि ने क्या कहा है कि कहीं भली कहीं बुरी। तो इसका क्या अर्थ है? हवा कहीं बुरी कहीं भली से कवि कहना चाहता है कि हवा जिस क्षेत्र में विशेष में लू, आंधी या मानव, लू यानी कि गर्म हवा, आंधी या मानव जनित प्रदूषणों की वजह से प्रदूषित रूप में होती है, वहां के लिए वह बुरी यानी कष्टकारी होती है। जिस क्षेत्र में विशेष में मानव स्वास्थ्य के अनुकूल सामान्य रूप में प्रभावित होती है, वहां के लिए वह भली यानी सुखकारी होती है। यानी कि हवा बुरी भी हो सकती है, भली भी। भली कहाँ होती है? जहाँ पर वह साफ है और बिल्कुल आराम से चल रही है, बिल्कुल सही मात्रा में प्रवाहित हो रही है, तो वहाँ वह भली है। लेकिन कहीं कहीं वो लू का रूप ले लेती है, गर्म हवा, गर्मी की वजह से, या आंधी का, या फिर मानव जनित प्रदूषण, यानी कि जो हमने एयर पोल्यूशन फैला रखा है उससे वजह से हवा प्रदूषित होती है, तो वह सब वहाँ उस जगह पर वह बुरी होती है, वह उसका रूप बुरा होता है। हवा नाराज हो जाती है तो क्या करती है? जब हवा नाराज होती है तो वो क्या करती है? हवा नाराज हो जाती है तो किले, शिखर तथा महलों को तितर बितर कर देती है। हवा का नाराज होना यानी कि आंधी आना, तूफान आना, है ना? तो उस वक्त किले, शिखर या महल सारे तितर बितर हो जाते हैं, सारे नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमारी कविता की कुछ पंक्तियां दी गई है और हमें उनके अपने शब्दों में उसका अर्थ लिखना है। देखते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को अपने शब्दों में लिखिए। इसे उठा उसे पटक, यहाँ अटक वहाँ मटक, इसे सटक उसे गटक, कभी नहीं गई भटक, मचा अजीब खलबली, हवा चली हवा चली। तो यह कुछ पंक्तियां हमने हमारी कविता से ली है, इसका हम अर्थ समझेंगे। इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि हवा के बारे में यह बताना चाहता है। इन पंक्तियों से कवि क्या बताना चाहता है? वह यह बताना चाहता है कि वैसे तो यह जीवनदायिनी मानी जाती है, जो हमारी हवा है वो जीवनदायिनी है, क्योंकि हम सांस ही उसी से लेते हैं, है ना? तो जीवनदायिनी है। किंतु जब मानव जाति की गलत व्यवहारों के से नाराज होकर विनाशकारी रूप धारण कर लेती है, तो इसे उठा उसे पटक यानी सब कुछ तहस नहस कर देती है। लेकिन जब वह विनाशकारी रूप लेती है तो वह सब कुछ तहस नहस कर लेती है। इसके कई रूप एवं कार्य व्यवहार होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं और उनके व्यवहार होते हैं। कभी धीरे धीरे चलती है तो कभी नाच नखरे के साथ चलती है। यदि कभी भटककर हमसे दूर चली जाती है, यानी इसकी गति बहुत मंद हो जाती है, तो हमें बेचैनी सी होने लगती है, हमारा जीना दुश्वार होने लगता है ना? बिल्कुल, अगर हवा कम होगी तो हम नहीं ढंग से सांस ले सकते हैं, तो हमें बेचैनी होती है। तो हवा सही गति से चले, सही रूप में चले, तभी वह सही होती है हमारे लिए। अगर वह विनाशकारी रूप ले ले तो भी हमारे लिए सही नहीं है, बिल्कुल नहीं है तो भी हमारे लिए सही नहीं है। दिए गए शब्दों के तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब यहाँ पर कोई दो शब्द दिए गए, हवा और पहाड़, इनके हमें पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे हवा का पर्यायवाची है पवन, समीर और वायु, है ना? पवन, हवा को हम पवन भी कह सकते हैं, समीर भी कह सकते हैं और वायु भी कह सकते हैं। पहाड़, गिरी, शैल, अचल, है ना? तो पहाड़ के ये तीन पर्यायवाची शब्द है। तो हवा के क्या क्या है? पवन, समीर, वायु, और पहाड़ के गिरी, शैल और अचल। अब तुक वाले शब्द लिखिए। अब यहाँ पर
तुक वाले का अर्थ है कि जिनके जो तुक होती है, या कह सकते हैं कि जैसे कि गली है वैसे चली, तो यह सेम साउंड से, या कहते हैं कि जो सेम ध्वनि से इनका अंत होता है, ली, है ना, चली, गली, उतरती, पुकारती, इस तरह से। तो गली, चली, उतारती, पुकारती, पड़ी, अड़ी, विफल, शिखर, र, देखो एक ही स्वर से यह अंत होता है, इसीलिए यह सेम तुक वाले शब्द होते हैं। इधर, उधर, झोपड़ी, खोपड़ी, भटक, अटक, बुहारती, सवारती, जिनको इंग्लिश में राइम्स भी कहा जाता है, हिंदी में इन्हें तुक वाले शब्द कहा जाता है। एक ही स्वर आता है इनसे। गली, चली, उतारती, पुकारती, पड़ी, घड़ी, विफल, शिखर, उधर, इधर, झोपड़ी, खोपड़ी, भटक, अटक और बुहारती, सवारती। समझ में आ गया? अब यहाँ पर हमारा लास्ट जो आखिर का प्रश्न है, 2 प्रश्न है, देखते हैं हम। उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए शब्दों के सामने उचित क्रिया शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। अब क्रिया शब्द यानी कि जो शब्द हमें किसी के होने का या फिर वह क्या क्रिया कर रहा है या क्या काम कर रहा है वह बताता है, तो हमें उचित क्रियाएं लिखकर हमें हमारे वाक्य पूरे करने हैं। जैसे यहाँ पर दिखा हवा चलती है ना, तो चलती है हमारा क्रिया शब्द है। हवाई जहाज उड़ता है, हवाई जहाज चलता तो नहीं है, उड़ता है, इसीलिए उड़ता है। चिड़िया फुदकती है, नाव तैरती है, सांप रेंगता है, फूल खिलता है और गाड़ी चलती है। ये सब अपने अपने काम करते हैं, उस हिसाब से हमने उनके क्रिया शब्द लिखे हैं। तो हवाई जहाज उड़ता है, चिड़िया फुदकती है, नाव तैरती है, सांप रेंगता है, फूल खिलता है और गाड़ी चलती है। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ण विच्छेद भी बताया है। देखो 4 शब्द दिए गए हैं हमें, रुकी, अजीब, सवारती और उतावला। इन चारों शब्दों के हमें वर्ण विच्छेद करने हैं। अब रुकी का देखो र पे उ की मात्रा, फिर क और क पे बड़ी की मात्रा, रू उ क ई, रुकी, है ना। अजीब, अब अ फिर ज पे बड़ी ई की मात्रा है, ये देखो, और फिर ब पे अ की मात्रा है। सवारती, स पे आंग की मात्रा, व के बाद आ की मात्रा, र के साथ अ की मात्रा और त के साथ बड़ी की मात्रा है। उतावला में क्या होगा, उ के साथ त उ, उसके बाद त के साथ आ की मात्रा, व के साथ अ की मात्रा और ल के साथ आ की मात्रा, है ना। तो यह हमने हमारा जो हम ऑलरेडी पहले भी सीख चुके हैं वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं ना। तो यहाँ हमारा पाठ 10 पूरा होता है। धन्यवाद।